एक सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है जिसकी महीने की आमदनी मान लीजिए 60,000 रुपए है। अब वो इस इनकम से दो चीज कर सकता है, या यूं कहें कि इस इनकम को वो दो तरीके से उपयोग में ला सकता है। या तो वो इस पैसे से अपनी बेटी या बेटे को अच्छा एजुकेशन दे, घर के लोगों को अच्छा खाना खिलाए, कंप्यूटर लैपटॉप खरीद के दे जो उनके बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में मदद करे। दूसरा ये हो सकता है कि वो उसी इनकम से रोज पार्टी करे, मौज करे, उसके बच्चों का एक ही काम रह जाए और वो है पैसे खर्च करना। फ्यूचर गया भाड़ में। वैसे इफेक्टिव तो पहला ऑप्शन ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दूसरे ऑप्शन में मजा ज्यादा है। इसी दूसरे वाले ऑप्शन को फ्रीबीज कहते हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम गवाएं फ्रीबीज पे प्रवचन शुरू करते हैं। आपका एबी ब्रॉडकास्ट में स्वागत है। लॉयर अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करते हुए ये मांग की कि वोटर्स को फ्रीबीज देने वाले पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रतिबंध लगाया जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि पोल मैनिफेस्टो को रेगुलेट किया जाए और मैनिफेस्टो में किए गए वादों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को उत्तरदायी ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए इलेक्शन के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के इस फ्रीबी कल्चर को अनुचित ठहराया और कहा कि इससे देश के इकोनॉमी का बड़ा नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज के बीच एक संतुलन होना चाहिए, मगर कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ही खर्च हो। क्या फ्रीबीज अचानक से हमारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिनेरियो में टपक गया? अगर नहीं तो इसके पीछे का इतिहास क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर असीमा गोयल ने पीटीआई को कहा कि फ्रीबीज एक्चुअली में कभी फ्री नहीं होता है। उल्टा ये मुफ्तखोरी तो हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्राइमरी सेक्टर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर देता है। अगर फ्रीबीज के गहराइयों में झंककर देखें तो इसका एक कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है जिसकी जड़ें रोमन एम्पायर तक पहुंचती है। बात है पहले सदी की, जब एक विनाशकारी आग ने रोम शहर को नष्ट कर दिया। उस समय के कुख्यात सम्राट नीरो ने रोमन आबादी को मुफ्त में लूट का अनाज बांटना शुरू कर दिया। मगर यहाँ ट्विस्ट ये था कि ऐसा करने के लिए उसने बाकी रोमन एम्पायर को बर्बाद कर दिया और लूट का एक हिस्सा अपने पास रख लिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्रीबीज बांटने वाला भी आमतौर पर उसी मुफ्तखोरी से प्रॉफिट करता है। अब ये तो था रोमन एम्पायर की टाइम की कहानी, मगर भारत में इस मुफ्तखोरी का कल्चर कब से शुरू हुआ है? भारतीय पॉलिटिक्स में फ्रीबी कल्चर शुरू होता है तमिलनाडु से, जब तत्कालीन मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुमारस्वामी कामराज ने 1954 और 1963 के बीच स्कूल स्टूडेंट्स के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री मील की शुरुआत की थी। हालांकि इकोनॉमिकली पिछड़े हुए सोसाइटी के लिए फ्री एजुकेशन और फ्री मील एक वेलफेयर स्कीम है। 1967 में डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुराई ने निर्वाचित होने पर 1 रुपया में 4.5 केजी चावल देने का वादा करके इस कल्चर को आगे बढ़ाया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2006 के स्टेट इलेक्शन के दौरान, जब डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया। तब से पूरा सिनेरियो ही पलट गया और पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ इस फ्रीबी गेम में कंपटीशन शुरू कर दिया और गैस स्टोव, नगद कैश, जमीन के टुकड़े और यहाँ तक कि मैटरनिटी असिस्टेंस के वादे भी करने लग गए।
2015 में आम आदमी पार्टी लोगों को एक निश्चित मात्रा में बिजली और पानी मुफ्त में उपलब्ध कराने के वादे पर दिल्ली में सत्ता में आई और सेम चीज रिपीट किया है 2020 का दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में एंड 2022 का पंजाब असेंबली इलेक्शंस में। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। लगे हाथों पंजाब को एक केस स्टडी के रूप में लेते हैं और डेट जीडीपी रेशियो का आकलन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से पंजाब कर्ज के दलदल में डूबता ही जा रहा है। पंजाब को ही हमने इसलिए चुना क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में पंजाब पर उसके जीडीपी के 49% के बराबर कर्ज था, जो बढ़कर 2021-22 में 53% हो गया था और ये पूरे देश में सबसे ज्यादा था। इस समय पंजाब पर 2,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2024-25 में बढ़कर 3,73,000 करोड़ होने का संभावना है। अगर इस कर्ज को पंजाब की आबादी में बांट दिया जाए तो पता है राज्य के हर व्यक्ति पर कितना कर्ज होगा? करीब 95,000 रुपए का कर्ज। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने पंजाब इलेक्शन के दौरान 300 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा कर बैठी और इसी घोषणा को पूरा करने के लिए पंजाब पर ईयरली 1800 करोड़ रुपया का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है। यहीं पे खत्म नहीं हुआ, एक और जुमला दिया गया कि आम आदमी पार्टी 18 वर्ष के ऊपर के आयु की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। इसी जुमले पर प्रतिक्रिया देते हुए आनंद रंगनाथन ने ये ट्वीट किया था कि पंजाब की एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज्यादा है और उस हिसाब से इसी फ्रीबी की कीमत 1,000 करोड़ रुपया से भी ज्यादा हो जाएगा। कुछ दिन पहले ही पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह, अरे ये फोटो हटाओ यार, ये हरभजन सिंह नहीं, हाँ तो मैं कह रहा था कि पंजाब के पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ने यह कहा था कि कुल 10 लाख ग्राहकों में से 8 लाख ग्राहकों को जुलाई महीने का 0 बिल मिला है। इस तरह से लगभग 80% ग्राहक इस मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होंगे। ये सब प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए केंद्र से लोन लेना पड़ेगा। यह प्रॉब्लम ये है कि फिलहाल पंजाब को 21.3% रेट से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। और हाँ, सिर्फ पंजाब ही नहीं, लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान और हाँ, दिल्ली को कौन भूल सकता है। तो क्या गवर्नमेंट पब्लिक के वेलफेयर के बारे में भी ना सोचे? जरूर करें। पब्लिक वेलफेयर तो गवर्नमेंट का प्राथमिक काम है, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज में अंतर है और आगे इसी अंतर को समझने का कोशिश करते हैं। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर के.आर. सन्मुगम के अनुसार केवल रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों को ही सब्सिडी देना चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज में एक विभाजन किया जाना बहुत जरूरी है। उनकी भाषा में कहें तो डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन गुड एंड बैड सब्सिडीज। तो वेलफेयर स्कीम्स आखिर है क्या? वेलफेयर स्कीम्स का मतलब है जरूरतमंद व्यक्तियों और परिवारों के लिए योजना बना के सरकार द्वारा दिया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस। इन कल्याणकारी योजनाओं को आमतौर पर टैक्सेशन के माध्यम से फिनेंस किया जाता है। हालांकि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज में अंतर करना जरूरी हो जाता है और इस पूरे बहस को एक ही प्रश्न तक सीमित किया जा सकता है। क्या एक पर्टिकुलर वेलफेयर पॉलिसी उसके बेनिफिशियरीज को सक्षम बनाती है या सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए कुछ जूसी चेक्स बांटे जा रहे हैं? इसे समझने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना और फ्री इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल लेते हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारे सोसाइटी के वीकर सेक्शंस और लो इनकम ग्रुप्स को कई सारे फाइनेंशियल सर्विसेज तक की पहुंच को निश्चित कर रहा है, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट, नीड बेस्ड क्रेडिट, रेमिटेंसेस फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, पेंशन आदि आदि। इसी योजना के तहत डीबीटी स्कीम के जरिए और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम्स है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी का अकाउंट में ट्रांसफर करना आसान हो गया है। दूसरी ओर आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी को ले लीजिए। अरे इसे कोई हटाओ यार। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर सप्लाई इकोनॉमिकली कहाँ तक संगत है। जो इलेक्ट्रिक और वाटर बिल का भुगतान करने में सक्षम है उन्हें भी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना कहाँ तक जायज है। नतीजा ये होता है कि आम जनता पे टैक्स बर्डन बढ़ जाता है या तो राज्य पे लोन का बर्डन। तो हम ये देख पा रहे हैं कि वेलफेयर स्कीम और फ्रीबीज के बीच सिर्फ एक हेयरलाइन डिफरेंस है और इसलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि एक सल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए और ये शुरुआत हमसे ही करनी होगी। हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हम राजनीतिक दलों को वादे करने से नहीं रोक सकते। सवाल ये है कि सही वादे क्या हैं? क्या हम मुफ्त शिक्षा, पीने के पानी, बिजली की न्यूनतम आवश्यक इकाइयों को फ्रीबीज कह सकते हैं? क्या कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वेलफेयर स्कीम्स के रूप में देखा जा सकता है? इस सवालों के जवाब हमें ही ढूंढने होंगे, इसीलिए कुछ स्टेप्स सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि एक सॉल्यूशन की तरफ पहुंच सके। पहला स्टेप तो यही लिया जा सकता है कि वेलफेयर स्कीम और मुफ्तखोरी को प्रॉपरली डिफाइन करना चाहिए और जो भी स्कीम्स बनाया जाए वो उन तक ही पहुंचे जिनके लिए उसे बनाया गया है। हमारे देश में मुफ्तखोरी एक पॉलिटिकल कल्चर बन गया है और एक इकोसिस्टम है जो वेलफेयर स्कीम्स को रोकने की कोशिश करता है, जैसा फार्म लॉज के साथ किया गया। सेंटर को कड़े स्टेप्स लेने होंगे इस इकोसिस्टम को रोकने के लिए। इलेक्शन कमीशन को भी एक पॉजिटिव स्टैंड लेना पड़ेगा। इससे इलेक्शन के समय स्कीम्स के नाम पे रेवड़ी बांटना बहुत हद तक कम हो सकता है। BMW मॉडल या बेयर मिनिमम एंड वर्केबल स्टेट सपोर्ट। हमारे प्रधानमंत्री इस पॉलिसी पर काम करना चाहते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट उतना ही खर्च करेगी जितना एक ज़रूरतमंद को अपने पैरों में खड़ा कर सके। इस पॉलिसी को और भी दृढ़ता से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि आप किसे सपोर्ट करेंगे? एक ऐसी पॉलिसी को जो एक गांव को मछली पकड़ना और उससे जुड़े बिजनेस को सिखाती है, या एक ऐसे पॉलिसी को जो पूरे गांव में फ्री मछली बांटती है? सोचिए, वरना ऐसा पूरे देश में देखने को मिलेगा। अगर आपके पास और भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके इस चैनल की मदद कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।